हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ HI02 हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, जो आपको 23 अगस्त का पेपर होने वाला है। दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि HI02 यानी हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के अंदर टोटल आपके वो 18 अध्याय, ये 18 अध्याय को मैं 3 भागों में कन्वर्ट करूँगा, मतलब प्रत्येक पार्ट को 6 भागों के अंदर डिटेल से समझाऊँगा। तो दोस्तों ये है आज डे 1 यानी पहला पार्ट। तो दोस्तों आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपके 23 अगस्त के अंदर इन 6 पार्टों में से कोई भी कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, फिर भी आप कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट एक है राजस्थान इतिहास के स्रोत। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि स्रोत का अर्थ क्या होता है। स्रोत का अर्थ होता है वह वस्तु या वह धातु जो बहुत ही पुरानी हो और मूल हो, मतलब मूल रूप से, यानी राजस्थान का इतिहास पुराना है तो उसमें मूल कौन कौन सी वस्तुएं थी उसके बारे में। तो राजस्थान के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सबसे प्रामाणिक है, यानी जो पुराने स्रोत है वो सबसे प्रामाणिक है। इनमें से मुख्य रूप से है वो है उत्खनन सामग्री, मतलब जो खोदाई की गई थी वो उत्खनन सामग्री। शिलालेख किसे कहते हैं आपको पता है? जो पत्थर होते हैं ना उस पर लिखा गया लेख, शिलालेख, जो कि बड़े बड़े सेठ लोग लिखा करते थे। दोस्तों अगर इस वीडियो की क्वालिटी है वो फटी या पुरानी आ रही है तो फटाफट जाओ सबसे पहले इसको हाई क्वालिटी के अंदर कर दो ताकि आपको एकदम अच्छे से दिखाई दे। फिर होते थे सिक्के कौन चलाता था? जो शासक विशेष, जैसे कि भूमि पूजन पे या कोई विशेष जो राज्य के अधीन विशेष कार्य होता था उसलिए वो सिक्के चलाते थे। और सिक्कों के एक तरफ अपना चित्र चिपकाते थे और दूसरी तरफ अपने राज्य का कोई स्मारक चिन्ह रखते थे। ठीक है। फिर स्मारक जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती थी, और ताम्र यानी जब तांबे के कुछ पत्र मिले हैं ये राजस्थान इतिहास के स्रोत हैं। और भवन भी मिले, ये भी राजस्थान इतिहास के स्रोत हैं। मूर्तियाँ हैं, चित्र आदि शामिल है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना है वो 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। दोस्तों आपके 2 नंबर का छोटा वाला क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई और किसने की। तो आपके भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना है वो 1861 ईस्वी में हुई और अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। और इसके साथ साथ अपन को अशोक का अभिलेख मिलता है राजस्थान इतिहास के स्रोतों के अंदर, और मंडोर का अभिलेख मिलता है, और ओस्य शिलालेख भी मिलता है। राजस्थान में अभिलेख शास्त्र की स्थापना है जो बीकानेर के अंदर हुई थी 1955 ईस्वी के अंदर। इसका मुख्यालय बीकानेर के अंदर है और शाखाएं अलग अलग हैं, जैसे जयपुर हो गई, भरतपुर हो गई, अलग अलग जगह पे इसकी शाखाएं। इसी के साथ आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। दोस्तों इसके अंदर इतना ही था। अगर आपके 23 अगस्त को होने वाला पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप इससे संबंधित ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है। चलो बात करते हैं आप सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है वो इसे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं सेकंड पार्ट के अंदर है प्रागैतिहासिक राजस्थान। सबसे पहले जानते हैं प्रागैतिहासिक का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों अगर आप पार्ट का मतलब जान लेते हो ना तो माशाल्लाह राम लल्ला, सबसे पहले ना आपका पार्ट ही सॉल्व हो जाता है। प्रागैतिहासिक का मतलब वो होता है जो लिखित इतिहास से पहले के संबंधित, पहले के धातुएं या पहले की सभ्यता से संबंधित। ठीक है, मतलब जब लिखित इतिहास नहीं था उससे पहले का जो भी है ना वो होता है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक राजस्थान मतलब लिखित इतिहास से पहले राजस्थान के अंदर क्या क्या था, कैसा था, उसके बारे में ये पूछा गया है। तो उसके अंदर मुख्य रूप से दोस्तों 4 युग थे प्रमुख, मतलब 4 काल थे। जो पाषाण काल प्रमुख था जो 1.5 लाख ईसा पूर्व पुराना था। उसके बाद पूरा पाषाण काल आया जिसमें पत्थर के यानी पत्थर से हथियार बनाए गए थे, उसके स्रोत मिले, उसके कुछ मूल बातें हमें जानने को मिली। तीसरा अध्याय मध्य पाषाण काल जो 10,000 ईसा पूर्व से चला आ रहा था। और चौथा है नव पाषाण काल जो 5,000 ईसा पूर्व से चला आ रहा था। अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल मतलब सभ्यताएं या स्थल कौन कौन से थे। तो आपको बता दूं कालीबंगा, आहड़, बालाथल, गणेश्वर, बैराट आदि सभ्यता हैं। मतलब यही है ना जो पुरानी सभ्यताएं थी। दोस्तों बहुत सारी पुरानी सभ्यता थी, 20 से 25 स्थान थी जिसका इस पार्ट के अंदर वर्णन किया गया था। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कालीबंगा, आहड़, बालाथल, गणेश्वर और बैराट। इन सभी के बारे में चलो जानते हैं। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने एक पार्ट को समझने के लिए कम से कम 2 से 2.5 मिनट दे दिया ना तो आपका एकदम क्लियर पार्ट हो जाएगा। उसमें के अंदर से कैसा भी कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप उसे कर पाओगे। चलो सबसे पहले जानते हैं हम आहड़ के बारे में। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी उसके बारे में, आहड़ के बारे में जानेंगे। लेकिन
उससे पहले बता दूं आपका तीसरा जो अध्याय है ना वो भी इसी से संबंधित है, यानी कालीबंगा, अहाड़ और बैराट के संदर्भ में प्रागैतिहासिक एवं ऐतिहासिक राजस्थान वही था। उसके अंदर पहले सेकंड पार्ट के अंदर था प्रागैतिहासिक राजस्थान और इसके अंदर है कालीबंगा, अहाड़ और बैराट। इन तीनों के बारे में डिटेल से जान लेंगे तो दूसरा तीसरा पार्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा और फर्स्ट पार्ट मैंने आपका एकदम क्लियर पहले ही कर रखा है। कालीबंगा के अंदर जानते हैं दोस्तों, कालीबंगा, अहाड़ और बैराट इन तीनों में से एक प्रश्न आ सकता है 7 नंबर का, जिसके अंदर कम से कम आपको 7 पॉइंट तो लिखने ही है। उसके अलावा अगर आप लिखना चाहो तो इसके अंदर 14 पॉइंट लिख सकते हो। 7 से 8 पॉइंट तो मैंने बताए, उसके साथ आपको और बता दूंगा। तो दोस्तों कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर मौजूद है, सरस्वती नदी या गगर नदी के किनारे। कालीबंगा को कांस्य युग भी कहा जाता है, यानी कांस्य युग सभ्यता कहा जाता है। ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कालीबंगा का जन्म है वो 2550 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य हुआ। तीसरा है ये वर्ष जो है ये पहली बार, जैसे आपको बता दूं एकदम सिंपल भाषा में कि इसका जो पहली बार जो खोज की गई थी वो की थी अमलानंद ने। किसने की थी? पहली बार खोज की थी वो अमलानंद ने की थी। किसकी खोज की थी? वो खोज की थी कालीबंगा की, जो राजस्थान के अंदर मौजूद है। चौथा पॉइंट है 1860 व 61 में इसका उत्खनन प्रारंभ हुआ। ये भी दोस्तों आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कालीबंगा का उत्खनन कब प्रारंभ हुआ, या ये भी आ सकता है कि खोज कब हुई। तो खोज तो वो हुई थी 1952 के अंदर, और जो इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ वो 60 से 61 ईस्वी में हुआ था। उत्खनन कार्य करने वाले बीबी लाल थे तथा एक बिहार पोथर यानी बिहार थोपर था। और छठा पॉइंट है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये भी आ सकता है कालीबंगा क्या है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ। और छठा पॉइंट है विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के स्रोत है वो भी कालीबंगा से ही मिले हैं। सातवां पॉइंट है कालीबंगा के लोग गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता व ऊंट भी पालते थे और पुरोहित का मुख्य स्थान होता था कालीबंगा के अंदर। यह दोस्तों आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है इन तीनों में से एक। तो दोस्तों यही मैं आपको बता रहा हूँ। अभी भी मैं आपको एक चीज़ कह देता हूँ कि जो ये सोच रहे हैं ना कि भाई एक वीडियो देख के वो ऐसा पेपर आ जाए कि एक वीडियो देख के 70 में से 70 नंबर आ जाए, तो दोस्तों ऐसा इम्पॉसिबल है 70 में से 70 आना, क्योंकि जो पूरे साल पढ़ते हैं उनके भी 70 में से 70 नहीं आते। लेकिन वादा करता हूँ दोस्तों 70 में से 26 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए और 26 मेरे तरफ से यानी 52 नंबर। दोस्तों अगर आपने ये 3 वीडियो देख लिया ना तो आपको 70 में से 52 नहीं 60 प्लस नंबर में आपको इसी के अंदर से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो अब बात करते हैं आर्य सभ्यता के बारे में कि आर्य सभ्यता क्या है। तो आर्य सभ्यता मैं आपको बता दूं ये उदयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है, उदयपुर के अंदर। और ये है ना आषाढ़ नदी यानी आयड़ नदी के किनारे पर है, ठीक है। इसके अब 6-7 मुख्य पॉइंट जानते हैं। इसे ताम्र युगीन सभ्यता कहा जाता है। कालीबंगा को हम किस युग को कांस्य युग कहा जाता था और इसे ताम्र युग कहा जाता है। दूसरा है इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है इसका उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ। और चौथा पॉइंट है डॉक्टर सांकली ने इसे बनास संस्कृति भी कहा। पांचवा पॉइंट है आदिवासी कृषि यानी चावल की खेती करते थे और हाथी व कुत्ते से परिचित थे। दोस्तों अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो कर लो, ठीक है, क्योंकि लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो दोस्तों आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको नहीं मिलने वाली है। तो चलो बात करते हैं आहार। छठवां पॉइंट, आहार के लोग मृतकों के साथ कपड़े व आभूषणों को गाड़ते थे, यानी कोई आदमी मर जाता था तो उसके साथ उसके कपड़े व आभूषण को भी गाड़ देते थे, ठीक है। सातवां पॉइंट है जो आहारवासी थे वो ताम्र धातु कर्मी थे। और 8वां क्वेश्चन है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा दोस्तों याद ना रहे ना तो GN यानी गुड नाइट, जी मतलब गोपीनाथ, सॉरी जी मतलब गोपी, N मतलब नाथ, ठीक है, गोपीनाथ शर्मा याद कर लेना। आहार सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईस्वी से 12 ईस्वा पूर्व तक माना था, यानी 1900 ईस्वी से 1200 ईस्वी पूर्व तक माना था, यानी लगभग 700 साल जो आर्य सभ्यता का है वो उन्होंने काल माना था। दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि आप ये 7 पॉइंट 8 पॉइंट आपको याद है, अगर आप एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना चाहते हो ना अपने मन से तो आप लिख सकते हो कि ये है ना कालीबंगा और आर्य सभ्यता के लोग हैं वो कच्ची ईंटों का उपयोग करते थे, ठीक है, कच्ची ईंटों का उपयोग करते थे, जो कच्ची ईंटें होती थी उसका उपयोग करते थे। इनकी जो गलियाँ बनाई गई थी वो
एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। ठीक है, जो इनका लेखा जोखा था या जो इनके रहने की जगहें थी वो एक ग्रामीण शैली से थी। मतलब जो आप ये अपने मन से भी लिख सकते हो, जैसे कि आहड़ और कालीबंगा सभ्यता के लोग हैं वो कच्ची मिट्टी से अपना घर बनाते थे और कच्ची मिट्टी से घर बनाने के बाद उसके अंदर मनकों का निर्माण करते थे। ठीक है, किसका? मनकों का निर्माण करते थे, मृद भांडों का निर्माण करते थे। कुल मिला के मतलब आप अपने हिसाब से लिख सकते हो और भी बना के। अब तीसरा पॉइंट है बैराट जयपुर, जो कि बाणगंगा नदी के किनारे पर बसा है और ये लोह युगीन स्थल है, इसे लोह युगीन स्थल कहा जाता है। सेकंड है बैराट का प्राचीन नाम है वो विराटनगर है, यानी अभी नाम है बैराट है, पुराना नाम विराटनगर था। और यहाँ का उत्खनन कार्य दयाराम साहनी द्वारा 1937 ईस्वी में किया गया था। यहाँ इस सभ्यता से मौर्यकालीन तथा उसके बाद के अवशेष मिले, यानी अशोक के दम के कुछ सिद्धांतों से मिले शिलालेख मिले हैं और उसके बाद के कुछ अवशेष मिले। और छठा है बैराट सभ्यता के लोगों का जीवन पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति का था, मतलब शहरों से कोई संबंध नहीं था। ओनली फॉर बैराट सभ्यता के लोगों का जीवन था वो ग्रामीण संस्कृति का ही था। सातवां क्वेश्चन है बैराट के लोग लोहे से परिचित थे क्योंकि लोहे के वहाँ भाले वो तीर देखने को मिले हैं पुरातात्विकविदों को। इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है 3 लेसन। कौन सा लेसन कंप्लीट होता है? 3 लेसन हमारा कंप्लीट होता है। आप बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं चौथा लेसन। स्टार्ट कौन सा करते हैं? चौथा लेसन। जी हाँ, चौथा लेसन, मैं कह रहा हूँ चौथा लेसन स्टार्ट करते हैं। चौदहवें लेसन के अंदर है जनपद युगीन राजस्थान। जी हाँ, जनपद युगीन राजस्थान। जनपद युगीन राजस्थान राजतंत्र और गणतंत्र, 2 प्रकार के उस समय तंत्र हुआ करते थे। टोटल 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16। कौन कौन से? अंग, मगध, काशी, कौशल, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्म्यक, अवंती, गंधार, कंबोज, वजी महाजनपद कंबोज, इनका उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही हो गया था। अब आप हो गए होंगे कंफ्यूज कि सर हमें तो 16 महाजनपद याद करते हुए बहुत टाइम लग जाएगा। तो बच्चों पक्षा VMOU वाला किस लिए? आपको इतना कुछ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनपद युगीन राजस्थान यानी राजस्थान के जनपदों के बारे में पूछा है तो बौद्ध ग्रंथ कौन सा? अंगुत्तर निकाय। कौन सा? अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद थे, राजतंत्र और गणतंत्र ये थे। मुख्य रूप से अपन को कौन कौन से याद करने? राजस्थान के अंदर एक तो मत्स्य जनपद था और दूसरा एक सीवी जनपद था और तीसरा सूरसेन और चौथा था जंगल प्रदेश। मतलब इन 4 बारे में पूछना है। अगर आपको ये 4 याद नहीं रहता तो डोंट वरी दोस्तों, आपका भाई किस लिए? तो इसका आप सिंपल फॉर्मूला याद रखना, MSS 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 यानी मिस MSS। M मतलब मत्स्य, ठीक है, S मतलब सीवी और S मतलब सूरसेन और जंगल प्रदेश तो आप जानते ही हो। ठीक है, इसके बारे में सर हम डिटेल से कैसे जानेंगे? अरे यार आपका भाई है ना, नो टेंशन, अभी बताता हूँ आपको। जनपद युगीन राजस्थान के अंदर आपको बताता हूँ मत्स्य जनपद के राजस्थान का एक जनपद था। आप किसी भी अगर कोई भी आ जाए ना जनपद के बारे में, ये आप लाइन कॉमन रख सकते हो। कौन सी लाइन कॉमन रखनी है? मत्स्य की जगह जो भी जनपद का नाम लिख देना। और ये जनपद राजस्थान का एक जनपद था जिसकी राजधानी आपको याद कर लेनी है। ठीक है, किसकी? जो मत्स्य की थी वो राजधानी थी विराटनगर, जो वर्तमान में उसका नाम है बैराट। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर, जो वर्तमान है बैराट। और जयपुर वो अलवर के आसपास के क्षेत्रों को, जो जयपुर और अलीपुर के मतलब जो जयपुर वर्तमान और अलीपुर के आसपास का जो क्षेत्र था उसे हम मत्स्य के अंदर आने वाले क्षेत्र को कहते थे। और यमुना नदी के पास, ये जो यमुना नदी थी उसके पश्चिम में एवं कुरु के दक्षिण में स्थित था जो मत्स्य जनपद था। चलो, एक दूसरा जनपद था सीवी जनपद। सीवी प्राचीन राजस्थान का एक जनपद हुआ करता था। ये भी आप प्रत्येक जनपद के अंदर कॉमन लाइन देख सकते हो, जैसे मत्स्य राजस्थान का एक जनपद हुआ करता था, या सीवी एक राजस्थान का प्राचीन जनपद हुआ करता था। ये आप एक कॉमन लाइन रख सकते हो। राजा सीवी ने, अब दोस्तों इस सीवी जनपद से रिलेटेड एक कहानी आती है याद। कहानी कौन सी? एक राजा था सीवी, जो सीवी महाजनपद का एक राजा था जो एक निर्दोष पक्षी को बचाने के लिए अपने शरीर के टुकड़े करके बक्सक को दे दिए थे। किसको दे दिए थे? बक्सक को दे दिए थे। तो वो एक भगवान ने परीक्षा ली थी इस सीवी के राजा, मतलब हाँ सीवी जनपद के राजा का, जिसका नाम सीवी ही था। तो वो भगवान प्रसन्न हो गए, फिर उसे आशीर्वाद के स्वरूप ये दिया कि तुम्हारे जिंदा जी एक सीवी जनपद यानी एक अलग ही
तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। तो उससे रिलेटेड ये था। और जो इसकी राजधानी थी वो थी शिवपुर। और मेवाड़ के मध्यकालीन क्षेत्र जैसे चित्तौड़ है, उदयपुर है, उसका जो आसपास का क्षेत्र था वो सीवी महाजनपद के अंदर आता था। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरा जो है सूरसेन। ये एक प्राचीन जनपद है, इसकी राजधानी मथुरा थी। दोस्तों ये है ना सूरसेन है ना, ये मिली जुली सरकार है। माने तो आधा जो पहले के समय था वो आधा यूपी के अंदर चला गया था, उसके बाद वापस राजस्थान के अंदर आ गया था। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो उत्तर जयपुर है ना वो पहले उत्तर प्रदेश के अंदर आया करता था, ठीक है, यूपी जो अभी वर्तमान है ना उसके अंदर। उसके बाद से जयपुर को पूर्णतः राजस्थान के अंदर मिला लिया गया था 1947 के बाद का। ये उससे पहला क्या है 1200 के ईस्वी के आसपास का जो सीवी जनपद, ये जनपदों का उल्लेख तो 6 ईसा पूर्व से पहले है, मतलब 6 ईसा पूर्व से, तो ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे 6000 वर्ष पहले का ये, ठीक है। सूरसेन के बारे में मैंने आपको बता दिया। सूरसेन ये एक प्राचीन जनपद है, ठीक है, इसकी राजधानी मथुरा थी। वर्तमान भरतपुर, धौलपुर, करौली का जो क्षेत्र है वो है। और जो इसके जो राजा थे सूरसेन के वो थे अवंती पुत्र सूरसेना, ठीक है। अब जांगल प्रदेश क्या था दोस्तों, जांगल प्रदेश था बीकानेर, चूरू, हनुमान घाट का जो क्षेत्र था उसे कहते थे जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश के अंदर ही ऐसा माना जाता है कि भारत को जब महाभारत में पांडवों को संन्यास मिला तो वो जांगल प्रदेश में ही रहे थे, ठीक है। इसकी जो राजधानी थी वो अहिचल पुत्र यानी नागौर थी। चलो बात करते हैं अब आपका इसी के साथ, इसी सुनहरे साथ आपका 4वां अध्याय है वो कंप्लीट होता है। इसके साथ अब 5वां अध्याय है राजपूतों की उत्पत्ति, यानी राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई भाई। तो चलो इससे पहले जानने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पी के रेस्ट करता हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो और रीसेलिंग करके पैसा कमाना चाहते हो तो सबसे पहले शॉप 101 ऐप आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऐप है। सबसे पहले इसे जाना, ओपन करना, यहाँ पे साफ साफ लिखा है 25,000 रुपये पर महीना कमा सकते हो रीसेलिंग करके। दोस्तों देख सकते हो मैं अपने टोटल ऑर्डर बताता हूँ आपको। जैसे मैं ऑर्डर पर जाकर बात कराता हूँ तो मैंने डिलीवर कितने देखो सारे, मैं कितने सारे ऑर्डर डिलीवर किए देखिए। जिस मैंने कृष्ण चंद्र को 90 रुपये, पिंटू यादव को एक ऑर्डर दिया जिसमें 190 रुपये मुझे मार्जिन मिला है। आप देख सकते हो पिंटू जी को क्या 190 रुपये मिला। इतने ऐसे बहुत सारे मैंने दोस्तों शॉप 101 से बहुत सारे रीसेलिंग कर मैंने पैसे कमाए। अगर आप भी कमाना चाहते हो तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके वीडियो देखने के बाद ये ऐप को इंस्टॉल कर लेना और रेफरेंट अर्न का आपको ऑप्शन मिलता है, वहां से जाके आप अपने दोस्तों को इसको रेफर कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। और आप मेरा अगर कूपन कोड यूज करोगे 5WA CCC तो आपको वेलकम बोनस भी मिलेगा। तो बाय। यानी राजपूतों की उत्पत्ति भी कैसे हुई तो आपको बता दूं, इसके अलग अलग मत हैं, 5 मुख्य मत हैं। एक पहला है कि अग्निवंशीय, यानी राजपूतों की उत्पत्ति हुई वो अग्निवंशीय हुई है। और दूसरा है सूर्य व चंद्रवंशीय उत्पत्ति, यानी सूर्य से वो चंद्रवती जो चंद्रवंशी है उससे उत्पत्ति हुई है। और एक तीसरा है विदेशी वंश से उत्पत्ति। किसी भाई का तो कहना है कि जो राजपूत है वो विदेश से आए थे और उनके वंश से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। और चौथा है वो ब्राह्मण वंशीय उत्पत्ति, यानी ये पहले ब्राह्मण थे उसके बाद राजपूत बन गए। और 5वां है वैदिक आर्यों से उत्पत्ति, ठीक है, 5वां है वैदिक आर्यों से उत्पत्ति। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये 5 पॉइंट अगर आप लिख देते हो ना तो आपके 7 नंबर पक्के हो जाते हैं। ये 2014 के अंदर क्वेश्चन आ रखा था, किसके अंदर 2014 के अंदर, आप पेपर उठा के देख लेना। तो उससे रिलेटेड ही हमने पूरा प्रश्न पत्र तैयार किया है 2014 से लेके अब तक के सारे कुछ है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और पार का सारांश लेके। तो आपको बता दो तो वशिष्ठ ने जब पृथ्वी पर दैत्यो मतलब जब राक्षसों का आतंक आक्रामक रूप से पृथ्वी पर बढ़ गया था उस समय महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर अग्निकुंड का यज्ञ किया था, जिसमें 4 प्रमुख जातियां लिखी थी। 4 प्रमुख व्यक्ति निकले थे, कौन से, एक तो प्रतिहार और एक परमार, एक चौहान और एक चालुक्य, मतलब 4 वंशज निकले थे। उसी 4 लोगों के वंशज है पूरे राजपूत, ठीक है। मुख्य रूप से इन 4 का हुआ था। और कर्नल टॉड के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति है वो विदेशी मूल की थी, यानी जो विदेशों से आए थे, विदेशी जाति है राजपूतों की उत्पत्ति के। तो दोस्तों जो भी राजपूत भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप बता दो यार आपकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब इतिहास तो यही कह रहा है कि ये 5 पॉइंट है, इससे वाए मतलब अलग अलग मत है। चलो इसी के साथ आपका 5वां अध्याय है वो पूर्ण हो जाता है, क्यों इतना ही है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। चलो अब बात करते हैं आपका 6वां अध्याय। 6वां अध्याय कौन सा है, 6वां अध्याय है पृथ्वीराज चौहान तृतीय है उसका युग, यानी जो पृथ्वीराज तृतीय था और उसका युग। जैसे आपको बता दूं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, फिर भी पार्ट है तो भाई इंपॉर्टेंट ही होगा। पृथ्वीराज का जन्म है वो 1149 यानी 1149 ईस्वी के अंदर हो गया था। और इनके जो अजमेर हुआ था, इनके पिता का नाम था सोमेश्वर नाथ चौहान, उनकी माता का नाम कर्पूरी देवी था। पृथ्वीराज बचपन से ही बहादुर हैं, युद्ध कला में निपुण थे। आपको एक चीज़ और बता दे दूँ कि उन्होंने बचपन से ही शब्द भेदी बाण चलाना सीख लिया था, यानी शब्द के साथ एकदम सटीक निशाना लगाना सीख लिया था। 1191 में प्रथम का जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी को हराकर
हराकर पृथ्वीराज तृतीय विजय हुए। और 1192 के अंदर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान थे, उनकी पराजय हुई और उनके ससुर जयचंद के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी ने उन्हें हरा दिया था। अब उनकी उपलब्धियाँ क्या थी? उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है, और उन्होंने जो हमले किए थे, जो अपना सेकंड है गौरी को हरा दिया। इतने विशाल सेना होने के बाद भी, आधुनिक हथियार होने के बाद भी उन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। उनकी दो ये बड़ी उपलब्धियां थी और उनके पराजय के कारण क्या थे? जो गौरी की कुशाल युद्ध नीति थी और पृथ्वीराज चौहान ने अपने चारों ओर जो बाउंड्री लगती थी उन राजाओं को दुश्मन बना रखा था, इसलिए वो हार गया था। तो दोस्तों इसी के साथ आपका 6 अध्याय है वो कंप्लीट होता है। अगर इन 6 अध्याय में से आपको किसी भी कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आता है ना तो आप इसे सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको सेकेंड पार्ट देखना है तो इस यहाँ पर क्लिक करो। अगर आ गया है सेकंड पार्ट तो यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा और इसका थर्ड पार्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलो आपको मैं एक बार वापस रिवीजन करवा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें पढ़ा राजस्थान इतिहास के स्रोत जो मुख्य थे, ठीक है। सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा? सेकंड पार्ट के अंदर हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक राजस्थान के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? प्रागैतिहासिक राजस्थान के बारे में। और थर्ड पार्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा? थर्ड पार्ट के अंदर पढ़ा था हमने कालीबंगा, अहाड़ और बैराट के संदर्भ में हमारा भौगोलिक राजस्थान था, यानी कालीबंगा, अहाड़ और बैराट के बारे में पढ़ा। और फोर्थ पार्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा? फोर्थ पार्ट के अंदर हमने जनपद युगीन राजस्थान के बारे में पढ़ा, यानी राजस्थान के अंदर मुख्य जनपद के बारे में पढ़ा था। और अब बात करते हैं पांचवें पार्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था? पांचवें पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था पोपटा राजपूतों की उत्पत्ति के 5 मुख्य कारण। और जो 6वां अध्याय था, 6वां अध्याय के अंदर हमने क्या पढ़ा? 6वां अध्याय के अंदर हमने पढ़ा पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय के उपलब्धियों, कारणों एवं उनके जीवन परिचय के बारे में। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं और वीडियो के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ।